नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 के मॉर्निंग अपडेट की ओर। वहीं आज वीकेंड कर्फ्यू पर बंद रहेगा पर्यटन। स्मारक, टाइगर सफारी, बायोलॉजिकल पार्क, चिड़ियाघर और लेपर्ड सफारी भी बंद रहेंगे। वहीं सोमवार से फिर से शुरू होगी पर्यटन गतिविधियां। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने एक बार फिर राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर शील दवाई पर हमले का प्रयास भी किया गया और लोहे की रॉड को लेकर युवक भी पहुंचे थे। तो वहीं पूनिया ने कहा कि लगातार बढ़ रही गुंडागर्दी, हत्या, लूट, डकैती, महिला अपराध के मामलों में साबित कर दिया है कि कानून व्यवस्था संभालने वाले कोई धड़ी धूरी नहीं है। वहीं अजमेर के अंदर बरसात होने के साथ ही किसानों ने खेतों की ओर अपना रुख किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान खेतों में अपना रुख कर रहे हैं और साथ ही बुआई भी कर रहे हैं। मूंग, उड़द, ज्वार, तिल, मूंगफली, बाजरे की फसल की अभी किसानों के द्वारा बुआई की जा रही। पाली के अंदर नाबालिग ने लाठी से वार कर वृद्ध की हत्या कर दी। वृद्ध ने गांव की महिला से मारपीट की थी। नाबालिग को अपनी मां के साथ मारपीट का पता चलने पर घटना को उसने अंजाम दिया और यह पूरी घटना पाली जिले के बाकली गांव की बताई जा रही है। अनलॉक की नई गाइडलाइन के मुताबिक अब सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक सरकारी कार्यालय खुलेंगे। दुकानों, प्रतिष्ठानों के कार्मिकों का कम से कम 60% स्टाफ का वैक्सीनेट हो चुका है। ऐसे प्रतिष्ठानों को शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक अतिरिक्त 3 घंटे की छूट मिलेगी। तो वहीं वैक्सीनेशन वाले लोगों को पार्कों में शाम 4 बजे से शाम को 7 बजे तक जाने की अनुमति होगी। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 19। स्वागत है आपका हमारा हरियाणा बुलेटिन में। हरियाणा की अब तक की बड़ी खबरों की ओर नजर डालते हैं। भिवानी के बड़ेसरा गांव में सरपंची चुनाव की रंजिश को लेकर शुरू हुआ खूनी खेल 4 सालों से चल रहा है। बड़ेसरा गांव में 4 साल पहले ये खूनी खेल जारी हुआ। इस खूनी खेल में अब तक 5 लोगों को मौत के घाट उतारा जा चुका है और आज फिर हत्याकांड के एक गवाह 45 वर्षीय राजकुमार को पुलिस सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में गोली मार दी गई, जिसमें आनंद फानन में भिवानी के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल में घायल राजकुमार के बयान लेने डीएसपी वीरेंद्र सिंह पहुंचे, लेकिन राजकुमार की हालत गंभीर होने के चलते बयान नहीं हो पाया। राजकुमार की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों से पूछताछ के आधार पर डीएसपी वीरेंद्र ने बताया कि 2 बाइक पर 4 युवक सवार होकर आए, जो गोलियां मारने से भैणी गांव की तरफ भाग गए। सीएम सिटी करनाल में एक प्रेमी जोड़ों को प्यार करने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। 19 जून को लड़की का शव फंदे से लटका मिला, जबकि 6 दिन बाद युवक का शव सोनीपत की रोहना माइनर नहर के पास बरामद किया गया। लड़के के परिजनों का आरोप है कि लड़की के दोनों भाई ने ही हत्या की है। जानकारी के मुताबिक अमूपुर गांव का रहने वाला 23 वर्षीय रिकी का बुरनपुर गांव की एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग था। दोनों का रिश्ता करीब 5 साल पुराना था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे। लड़के के परिजनों का आरोप है कि वे और लड़की के पिता दोनों ही रिश्ते से खुश थे, लेकिन लड़की के भाई को ये गवारा नहीं था। लड़के के भाई साहिल का आरोप है कि 19 मई को लड़की के भाई ने दबाव बनाकर रिकी को फोन कर लड़की से मिलने के लिए बुलाया, जिसके बाद रिकी गायब था। आरोप है कि रिकी को बुरनपुर गांव बुलाकर पीटा गया और फिर मौत के घाट उतारकर नहर में फेंक दिया गया, जबकि लड़की का शव भी पंखे से लटका हुआ मिला। आशंका जताई जा रही है कि लड़की को भी मारकर फंदे पर लटकाया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हरियाणा में मानसून की बारिश अभी तक शुरू नहीं हो पाई। हालांकि बीते 2 दिनों से प्रदेश में अधिकतर जिलों में रोजाना हल्की बूंदाबांदी हो रही है। वहीं आज यानी 27 जून को हरियाणा में बारिश का पूर्वानुमान नहीं है। आज मौसम बिल्कुल साफ रहेगा और तेज धूप निकलेगी। हरियाणा में आज अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री तक रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून के लिए हरियाणा के लोगों को अभी तक समय का इंतजार करना पड़ सकता है। आमतौर पर 25 जून के बाद मानसून की आवाज शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार प्री मानसून बारिश 15 दिन पहले हो गई है। हालांकि फिर भी मानसून की बारिश अब तक शुरू नहीं हुई है। हरियाणा में अब मानसून की बारिश जुलाई में शुरू हो सकती है। दरअसल मानसून की उत्तरी सीमा 19 जून को बाड़मेर, भीलवाड़ा, धौलपुर, अलीगढ़, मेरठ, अंबाला, अमृतसर तक
पहुंच गई, लेकिन इसके बाद आगे नहीं बढ़ पाई। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ऊपरी सतह पर ज्यादा ऊंचाई वाली पश्चिमी हवाओं के चलने से बंगाल की तरफ से नमी वाली पूर्वाई मानसून हवा की सक्रियता कम हो गई। हरियाणा के अंबाला जिले में स्थित MM यूनिवर्सिटी मुलाना के हॉस्टल में एक बीटेक के छात्र का संदिग्ध परिस्थितियों में शव पंखे से लटका हुआ मिला। मुलाना थाना प्रभारी चंद्रवाल ने बताया कि MM यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक छात्र ने सुसाइड की है। छात्र ने डिप्रेशन में आकर सुसाइड की थी। उसने सोशल अकाउंट पर कविताएं पोस्ट की थी, जिससे आवाज हो रहा था कि वह डिप्रेशन में आ चुका है। इससे परिजनों को सूचना दी गई। जब आगामी जांच बताया जा रहा है कि 2 दिन तक हॉस्टल के कमरे में शव लटका रहा, जबकि दुर्गंध आने पर पुलिस को बुलाया गया। कमरे का दरवाजा तोड़कर देखा कि छात्र फंदे से लटक रहा है, मुंह से खून निकल रहा था। 2 दिनों तक गर्मी में शव फंदे पर लटका रहा, जिसके कारण मुंह से खून आना शुरू हो गया था। पुलिस ने अनावश्यक कार्रवाई के बाद शव वारिस को सौंप दिया। स्वजनों ने इस मामले के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की। मृतक छात्र अपने घर से 30 मार्च को हॉस्टल आया था। मृतक के भाई ने बताया कि कुछ दिन पहले पूर्णेंदु का कॉल आया। इसके बाद मैसेज आया कि वह अब किसी से बात नहीं करेगा। इस पर परिजन परेशान हो गए। वो उसे कॉल कर रहे थे, लेकिन वह फोन रिसीव नहीं कर रहा था। हॉस्टल प्रबंधन को सूचना दी गई। अब पुलिस का भी फोन आया और बताया कि पूर्णेंदु ने सुसाइड कर ली है। 12 बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि नगर निगम ग्रेटर कार्यवाहक महापौर शील धाबाई पर कल जानलेवा हमले की आशंका लगाई गई थी और पुलिस के अनुसार पकड़ा गया एक आरोपी बाइक पर जा रहा था। सिर्फ लेन में उसकी बाइक किसी स्कूटर से टकरा गई, जिसके बाद विवाद भी हो गया और युवक महापौर के पास खाली प्लॉट में कूद गया। इसी को लेकर के आप सभी को बता दूं, पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव महापौर शील धाबाई के निवास के पास खाली प्लॉट में घुसे व्यक्ति की वस्तुस्थिति के बारे में जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट से। आज दिन में लगभग 2 बजे के आसपास जयपुर ग्रेटर की महापौर श्रीमती शील धाबाई जी के निवास, जो करनी बिहार थाना क्षेत्र में स्थित है, उसके पास में एक खाली प्लॉट है। उस प्लॉट में कोई एक अज्ञात व्यक्ति घुस गया था, जिसको कि बाद में उनके ड्राइवर के द्वारा पकड़ करके पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। मौके पर पुलिस के अधिकारियों ने पहुंच कर जो जांच की और जो व्यक्ति पकड़ा गया उससे जो पूछताछ की, तो जो तथ्य निकल करके आए हैं वो ये है कि वहाँ पर एक पास में स्लिप लेन है, जिस पे एक मोटरसाइकिल पे 2 लोग सवार होकर के जा रहे थे। साथ ही एक स्कूटी पे 2 लोग सवार थे, जिसमें कट मारने की बात को लेकर के उनके आपस में झगड़ा हो गया, जिस पे स्कूटी सवार लोगों ने मोटरसाइकिल पे जो 2 लड़के थे उनके साथ में कोई मारपीट कर दी, जिससे बचने के लिए उसमें से एक लड़का भाग करके उस खाली प्लॉट में कूद गया, जिसको कि वहीं पास में मेयर महोदय का ड्राइवर नरेश जो बैठे हुए थे, उन्होंने उसको देखा और उन्होंने लोगों के सहयोग से उसको पकड़ लिया। इस पूरे घटनाक्रम में न तो मेयर महोदय के ड्राइवर के साथ में कोई मारपीट की गई है, न किसी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है, और ये एक अकस्मात हुई घटना है, जिसमें कि राहुल उर्फ पंटू बाबरिया, जो कि स्कूटी सवारों के झगड़े से बचने के लिए उस प्लॉट में कूद गया था। मेयर महोदय के ड्राइवर श्री नरेश शर्मा द्वारा जो थाने में रिपोर्ट दी गई है, उसमें भी उन्होंने किसी प्रकार से गाड़ियों में तोड़फोड़ किए जाने या हमला करने की बात से इनकार किया है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ आइए नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अनलॉकडाउन 3.0 की नई गाइडलाइन जारी की है, जिसे सोमवार सुबह से लागू किया जाएगा। और इस गाइडलाइन के अंदर कई प्रकार की छूट दी गई है, जिसमें अब औद्योगिक क्षेत्रों को भी खोलने की अनुमति दी गई है। साथ ही साथ पर्सनल उद्योग भी आप खोल सकते हैं और इनकी समय सीमा भी अब सुनिश्चित कर दी गई है, लेकिन यह गाइडलाइन सोमवार सुबह से लागू होगी। इसी बीच आप सभी को बता दूं कि 1 जुलाई से शादी समारोह के अंदर 40 लोगों की अनुमति दे दी गई है, तो वहीं धार्मिक स्थलों को सुबह 4 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई।
साथ ही साथ निजी वाहन को भी 8 बजे तक रात्रि के समय तक खोलने की अनुमति है और निजी वाहन से आप 8 बजे तक निकल सकते हैं। तो वहीं पेट्रोल पंप को भी 8 बजे तक खोलने की अनुमति अब दे दी गई है। वहीं अगर हम वीकेंड लॉकडाउन की बात करें तो शनिवार की रात 8 बजे से लेकर के सोमवार की सुबह 5 बजे तक यह वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा और इसके अंतर्गत जो नियम व शर्तें रखी गई थी वह नियम और शर्तें बिल्कुल माननी पड़ेंगी। साथ ही साथ आप सभी को एक बात और बताता हूं कि राजस्थान के अंदर जितनी भी जेलें हैं उन जेलों के अंदर जब आकलन किया गया तो 20 साल से लेकर के 30 साल की उम्र तक के जितने भी लोग हैं वह लगभग 51% राजस्थान के वहां पर मौजूद हैं। जिस उम्र के अंदर उनको शादी ब्याह या फिर अपना भविष्य संवारने के सपने देखने चाहिए थे, उस उम्र के अंदर वह कैदी की तरह जेल के अंदर सजा काटते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ राजस्थान में ही नहीं बल्कि अन्य कई जगहों पर भी ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं, जिसमें आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के अंदर तो 51% दर इसकी देखने को मिली है, लेकिन वहीं मध्य प्रदेश के अंदर 40% चल रही है, तो बिहार में 47% चल रही है, तो वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो 44% पश्चिम बंगाल की भी चलती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ आप सभी को एक बात और बता दूं कि कल नगर निगम ग्रेटर कार्यवाहक महापौर शील दाभाई पर जानलेवा हमले की आशंका जताई जा रही थी, जिस बीच पुलिस ने खुलासा किया है और पुलिस ने कहा कि उन्होंने जिस आरोपी को पकड़ा है वह बाइक से आ रहा था, लेकिन जब वह आ रहा था तो उसकी स्कूटर से टक्कर हो गई और उस बीच मामला बढ़ गया और वह भागता भागता महापौर के घर के पास में जो खाली प्लॉट है उसमें जाकर के कूद गया। लेकिन इस घटना को अलग ही रूप दे दिया गया और इस घटना को अलग रूप इस प्रकार से दिया गया कि शील दाभाई को मारने के लिए वह व्यक्ति आया था और जब सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ा और दबोचा तब उस व्यक्ति के भी चोटें आई हैं और उसके माथे से खून भी साफ साफ नजर आ रहा था। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी खुलासा नहीं हो पाया है कि शील दाभाई के ऊपर वह हमला करने के लिए आया हुआ था। यह कोई आपसी विवाद देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आप सभी को एक बात और बताता हूं कि अभी जो देश के अंदर लगातार कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है, उस वैक्सीनेशन के साथ साथ आप सभी को बता दूं कि देश की जनता अभी इन दिनों पेट्रोल और डीजल इनसे परेशान होती हुई नजर आ रही है। आप सभी को बता दूं पेट्रोल डीजल के भाव लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं और कल एक ही दिन में 2 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हुए नजर आए हैं, जिसमें डीजल तो 64 पैसे तो वहीं पेट्रोल 74 पैसे प्रति लीटर कल बढ़ चुका है। और इसी के साथ राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर पेट्रोल 105 रुपए तो वहीं डीजल भी 99 रुपए तक पहुंच चुका है। और अब लगातार इन पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से आम जनता की जेब पर प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं साथ ही साथ आप सभी को एक बात और बताता हूं कि कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान चल रहा है और इस अभियान के अंदर 10 लाख डोज एक दिन में लगाने की बात कही गई थी और यह बात राजस्थान के अंदर हो चुकी है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि शुक्रवार के दिन राजस्थान के अंदर 10.5 लाख वैक्सीनेशन किए गए हैं। और इसी के साथ साथ आप सभी को बता दूं कि कल शनिवार को 2.45 लाख कोरोना की वैक्सीन की डोज कल लगाई गई है और इसी के साथ अब राजस्थान के पास 1.5 लाख डोज वैक्सीन की अभी भी मौजूद है। और जल्द ही आप सभी ने भी अगर वैक्सीनेशन नहीं करवाया हो तो जरूर करवाइए, क्योंकि तीसरी लेयर क्या पता कितनी खतरनाक सामने आती हुई नजर आए। तो इसी के साथ अखबार की सुर्खियों के अंदर तो फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। दौसा जिले के बांदीकुई से बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि बांदीकुई में उड़ाई जा रही है वीकेंड कर्फ्यू की धज्जियां। आज बांदीकुई शहर के मुख्य बाजार में पूरी तरह कुछ व्यापारियों ने वीकेंड कर्फ्यू की धज्जियां उड़ा दी। वहीं साथ ही साथ व्यापारियों ने नगर पालिका प्रशासन की मौजूदगी में दुकानें भी खोली हैं और पालिका प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ देखता रहा। वही खबर फुलेरा से आ रही है, जहां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसे लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला।
कोरोना जैसी महामारी में जहां मरीजों को रक्त की काफ़ी कमी हो रही थी, जिससे मरीज को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी विकट परिस्थिति में रक्तदान शिविर लगाना और रक्त एकत्रित करना पुण्य का काम है। एक आदमी का दान दिया हुआ रक्त कई लोगों की जान बचा सकता है। ऐसे वक्तव्य शिविर के दौरान उपस्थित पूर्व पुलिस उप महानिरीक्षक व वर्तमान कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि कहे। शर्मा मार्वल द्वारा जयपुर स्थित कलवाड़ रोड में गोविंदपुरा स्थित निजी मैरिज गार्डन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में सैकड़ों युवकों ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन बाल मुकुंदाचार्य ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के पूर्व पुलिस उप महानिरीक्षक व वर्तमान कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा व विप्र सेना राजस्थान अध्यक्ष सुनील शर्मा ने भी शिरकत की। इस अवसर पर हरिप्रसाद शर्मा ने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है। वर्तमान समय में काफ़ी जगह रक्त की कमी होती है। ऐसे समय में शर्मा मार्वल के विकी शर्मा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में युवाओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिला व पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हुए 850 यूनिट रक्त का दान किया। कार्यक्रम के आयोजक विकी शर्मा ने बताया कि उन्होंने अपने दादा रामेश्वर शर्मा की पुण्यतिथि में यह रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। कोरोना काल के महामारी को देखते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम किए जाएंगे। विप्र सेना के राजस्थान अध्यक्ष सुशील कुमार शर्मा ने बताया कि विक्की शर्मा द्वारा रक्तदान शिविर लगाना काफी सराहनीय कार्य है। कैंप पे आप क्या संदेश देंगे? यही है कि रक्तदान से बढ़िया कोई दान नहीं होता और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्य के लिए प्रेरित होकर रक्तदान करना चाहिए। इससे कई लोगों का जीवन बचता है, समाज के लिए हर दृष्टि से उपयोगी है। मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद विकी और उनकी टीम को जिन्होंने ये शानदार प्रोग्राम आयोजित किया। धन्यवाद। थैंक यू। कहना चाहेंगे जनता को? रामेश्वर लाल जी की पुण्यतिथि पे जो ये ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है, इस कोरोना काल में इतना उत्साह, मैं पिछले 3-4 महीने में कई डोनेशन कैंप में गया, ब्लड डोनेशन कैंप में मैंने ऐसा उत्साह कहीं नहीं देखा। और ये आज जो समाज के हित में, पीड़ितों के हित में युवाओं का जो जोश है वो देखते बढ़ता है। और इससे से जुड़े हुए सारे सभी पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी मेहनत नज़र आ रही है कि भी आज हम यहाँ खड़े हैं, कम से कम 200-250 यूनिट तो आ चुकी है। और इनके आयोजक ने बताया कम से कम 500 यूनिट की इम्प्रूव में इस माहौल के अंदर इतना ब्लड का डोनेशन होना अपने आप में एक ऐतिहासिक चीज़ है। वही खबर अंता से आ रही है, जहां 11,000 केवी लाइन से टच होने पर एक डंपर में आग लग गई। अंता क्षेत्र के पचेल कला गांव में बीएल कंस्ट्रक्शन कंपनी का सड़क निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। इस दौरान आज 11 बजे लगभग 11,000 केवी के लाइन के डंपर टच होने से मौके पर ही आग लग गई। ड्राइवर द्वारा कूदकर अपनी जान बचाई गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया और एनटीपीसी द्वारा अग्निशमन से आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं पूर्व सरपंच मनोज नंदवाना ने बड़ी मेहनत से आग बुझाई। ग्रामीण जनों ने भी काफी प्रयास किया। इसके पूर्व भी इस लाइन में बड़े हादसे हो चुके हैं, लेकिन विद्युत विभाग द्वारा कोई आज तक ध्यान नहीं दिया गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। राजस्थान सरकार ने अनलॉक की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। हालांकि ये गाइडलाइन 28 जून से लागू की जाएगी। आइए आपको बताते हैं कि इस नई गाइडलाइन में किन चीजों को और ज्यादा छूट दी गई है, समय की क्या अवधि बढ़ाई गई है और किन पे अब तक पाबंदियां वैसे ही बनी हुई है। देखिए हमारी रिपोर्ट। नई गाइडलाइन 28 जून से लागू होगी, जिसमें 60% कर्मचारियों के वैक्सीन की पहली डोज लगी होने की शर्त पर बाजारों को शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। इस शर्त के पूरा नहीं करने वाले बाजार व फार्म को 4 बजे तक ही खोले जाएंगे। धार्मिक स्थलों को सुबह 5 से शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं 1 जुलाई से शादी समारोह में कुल 40 लोगों की अनुमति होगी। जानकारी के अनुसार दुकान या फार्म के बाहर डिस्प्ले करनी होगी, जिसके बाद सभी दुकानें, क्लबों, जिम, रेस्टोरेंट्स, मॉल व कमर्शियल संस्थानों पर यह नियम लागू होगा। 1 जुलाई से मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल व होटल में शादी समारोह में अधिकतम 40 लोगों की अनुमति होगी। इसमें 25 आयोजनकर्ता का परिवार और मेहमान, जबकि 10 बैंड बाजे वाले और 5 अन्य व्यक्तियों शामिल हो सकेंगे। शादियों में बारात निकालने और डीजे पर अब भी रोक जारी रहेगी। शहरों में सुबह 5 से 8 बजे तक सिटी बसों का चलने की अनुमति होगी। सिटी बसों में कोई भी यात्री खड़ा यात्रा नहीं कर सकेगा।
सिटी बसों के ड्राइवर कंडक्टर को वैक्सीन की पहली डोज लगी होनी जरूरी है। इसके बिना बस चलाने की अनुमति नहीं होगी। निजी वाहनों से इमरजेंसी को छोड़कर रविवार को आवागमन बंद रहेगा। अन्य दिनों में रोजाना सुबह 5 से 8 बजे तक निजी वाहन आ जा सकेंगे। जिम रेस्टोरेंट 7 बजे तक खुलेंगे, लेकिन वैक्सीन की शर्त जिम रेस्टोरेंट के करीब 60% कर्मचारियों को वैक्सीन की पहली डोज लगी है, उन्हें 4 बजे के बाद भी खोलने की अनुमति रहेगी। ऐसे जिम रेस्टोरेंट शाम 4 बजे तक खुल सकेंगे। पेट्रोल पंप पर 8 बजे तक डीजल पेट्रोल ले सकेंगे। निजी वाहनों के लिए अब पेट्रोल पंप डीजल भरवाने का समय बढ़ा दिया गया है। अब सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक निजी वाहन में पेट्रोल डीजल भरवाया जा सकेगा। वैक्सीन लग चुकी है तो आप पार्क भी जा सकेंगे। पार्क सुबह 5 से 8 और शाम 5 से 7 बजे खुलेंगे। वैक्सीनेशन करवा चुके लोग तय समय पर पार्क में घूम सकेंगे। वहीं अब बात करें कर्फ्यू के समय की, तो प्रदेश भर में कर्फ्यू का समय कम किया गया है। अब रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। वीकेंड कर्फ्यू शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा। दफ्तरों के लिए क्या शर्तें रखी गई है आपको बताते हैं। जिन सरकारी दफ्तरों में 7% कर्मचारी वैक्सीन का पहला डोज लगवा चुके हैं, उन्हीं दफ्तरों में पूरे कर्मचारी आ सकेंगे। सरकारी दफ्तर अब सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक खुलेंगे। 25 से कर्मचारियों वाली सरकारी दफ्तरों में 100% कर्मचारी आ सकेंगे। 25 से अधिक कर्मचारी वाले दफ्तर में 50% कर्मचारी ही आ सकेंगे। वहीं स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, किसी भी तरह के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक आयोजन, मेले, हाट, मनोरंजन कार्यक्रम को अब भी पूरी तरह बंद रखे जाएंगे। वही खबर प्रतापपुरा से आ रही है, जहां क्षेत्र में बिजली कटौती को लेकर आज गुज्जर आरक्षण संघर्ष समिति की मीटिंग रखी गई। आज दिनांक 27 जुलाई को श्री देव नारायण मंदिर प्रतापपुरा पर चरण सिंह बैसला सदस्य गुज्जर आरक्षण संघर्ष समिति की अध्यक्षता में मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत प्रतापपुरा क्षेत्र में बिजली कटौती एवं प्रतापपुरा मुराड़ी गांव को सिकंदरा थाने से हटाकर पूर्व की भांति बांदीकुई थाना क्षेत्र में लगाने को प्रमुखता से चर्चा की गई और निर्णय लिया गया कि यदि बिजली कटौती की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो कल दिनांक 28 जुलाई को चरण सिंह बैसला के नेतृत्व में सभी ग्रामीण मिलकर बिजली घर प्रतापपुरा का घेराव करेंगे एवं धरना देंगे। यदि तब भी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आगामी 7 दिवस बाद अलवर बांदीकुई मेगा हाईवे को जाम किया जाएगा। इस मीटिंग में हवलदार कैलाश, दूलीचंद, वार्ड पंच सुरेश कलमाड़ी, विजय सिंह, धारा सिंह गुज्जर, छगनलाल बैरवा, वार्ड पंच राहुल कुमार, मुकेश गुज्जर, प्रतापपुरा पंचायत डिप्टी सीएम SS बैसला, FPS डीलर आनंदी लाल गुज्जर समेत ग्राम पंचायत प्रतापपुरा के कई लोग मौजूद रहे। हमारी मांग है, काफ़ी लंबे समय से चल रही है, करीब 1.5 साल से हमारे मुराड़ी और प्रतापपुरा जो 2 गांव पहले बांदीकुई थाने में लगते थे, तहसील हेडक्वार्टर हमारा बसुआ है, कोर्ट हमारा बांदीकुई लगता है। उसके बावजूद क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये यहाँ के प्रशासनिक लोगों को पता है, फिर भी हमारा थाना सिकंदरा लगा दिया तो यहाँ की जनता को सिकंदरा से सिकराय कोर्ट जाना पड़ रहा है। तो हम सरकार से, ज़िले के कलेक्टर महोदय से, क्षेत्र के विधायक महोदय से और DG साहब से मेरी खुद की फ़ोन पे बात हुई है, ML लाटा साहब से, SP साहब से, सबसे हमारी बात हुई है। काफ़ी समय से हम मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे जो 2 गांव उठा के सिकंदरा थाने में लगाए उनका कोई डिसीजन नहीं हुआ। और एक बिजली की बहुत बड़ी समस्या है कि रात को 8:45 बजे, 9:30 बजे, 9:15 बजे लाइट कटती है। जब GSS पर हम फ़ोन करते हैं या गांव वाले कोई फ़ोन करता है तो कर्मचारी जो भी होता है वो ये कहता है साहब पीछे से कटौती कर रखी है। तो एक तो हमारी लाइट की व्यवस्था सही सुचारू रूप से की जाए, उसके लिए कल 11 बजे हम गांव वालों ने एक कमेटी नियुक्त की है। कमेटी में हमने जो लिए हैं लोग, उसमें से हमारी ग्राम पंचायत के सरपंच महोदय विजय सिंह बैसला जी, ग्राम पंचायत के उप सरपंच सपना कसाना साहब और उनके ससुर साहब प्रहलाद जी रिटायरमेंट हवलदार साहब, हमारी ग्राम पंचायत प्रतापपुरा के जो वरिष्ठ जो मेंबर हैं दूलीचंद बैसला जी मुराड़ी, हमारी ग्राम पंचायत के जो उपनाम है डिप्टी CM सुरेश बैसला जी, हम समस्त ग्रामवासियों की तरफ से हमने निर्णय लिया है
कि कल हम 11 बजे प्रतापगढ़ GSS पे धरना देंगे और धरने में अगर हमारी मांगों को सरकार ने, क्षेत्रीय विधायक ने या यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी ने अगर हमारी मांगों पे गौर नहीं किया तो हम 7 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अलवर मेगा हाईवे जाम हम पिछपड़ा में करेंगे और हमारी सरकार से गुजारिश है 7 दिन में इस समस्या का समाधान करें। धन्यवाद। राम राम। बोल जगन्नाथ भगवान की जय। 12 जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं 12 अटरू रोड पर गणेश मंदिर के सामने कार वॉशिंग दुकान से स्मैक सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ, बड़ी खबर हम आप सभी तक पहुंचा रहे हैं कि 12 जिले के अंदर अटरू रोड पर गणेश मंदिर के सामने कार वॉशिंग दुकान से स्मैक सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। स्मैक राहुल यादव की कार वॉशिंग दुकान से बरामद की गई, तो वहीं राहुल यादव की और एक अन्य को गिरफ्तार करके पुलिस कोतवाली थाने लेकर के आई है। कुछ भी मामला नहीं होता। यहाँ मैं गाड़ी धो रहा था, जो वही एक लड़का आया जो अंदर गया, अंदर पैकेट घुसा के बाहर आया, बाहर आके पट्टी उधेड़ गया। क्या मैंने उससे कहा मैंने गाड़ी ये टाले यहाँ से, उन्हें नहीं टाई। फिर 2 पुलिस वाले आए तो ये ढूंढा करके और वो पैकेट लेके, और हमारे शेर जी गाड़ी में काम कर रहे थे। वो काम करते करते वो देखने आए ना भाई क्या हुआ जो उसको आते ही उन्हें पुलिस वालों ने मिलते उसको भी साथ के साथ आती बात मोटरसाइकिल बिठा के 3 आदमी चल गए। एक वो लड़का और एक राहुल भैया। किसको लेगी पुलिस? एक तो राहुल भैया को, एक वो लड़के को। जिसका पैकेट काम कर रहे हो आप इनों के पास? मैं तो अभी 2-2.5 महीने से हूँ। आपको ऐसा याद है क्या कुछ गलत काम वगैरह करते हैं? गलत काम तो याद नहीं है मेरे को, गलत काम की याद भी नहीं है। अब मेरे को 2-2.5 महीने हुए आई। अच्छा, 2-2.5 महीने में आपको लगा क्या कुछ नहीं, ऐसा नशा पता है वो कुछ करते ही नहीं है वो। अच्छा, क्या विमल गुटखा खाते हैं और कुछ भी याद नहीं है अपन। मेरा नाम तो दर्म है। मतलब आपका आरोपित जबरन उनको फंसाया गया। अब गाड़ी खड़ी करके वो अंदर दुकान में पानी पीने के बहाने कुछ वहाँ पैकेट रख गए। इधर से 2 पुलिस वालों के साथ वो आए बैठ के, और राहुल भाई उधर काम कर रहे थे और ये एक गाड़ी धो रहा था, तो यह तलाशी ली तो उसमें एक स्मैक का पैकेट मिला। क्या ये क्या कुछ नशा भी करते हैं? कोई नशा नहीं करते, किसी चीज़ का नशा नहीं है। कितने वर्षों से आप यहाँ पर काम कर रहे हो? मेरे को 1 महीना करीबन हो गया यहाँ पर। अच्छा, किसको लेगी पुलिस? राहुल को और एक लड़का और था जिसको। क्या आपने देखा कि इसमें कुछ नहीं, पैकेट देखा जो पुलिस ने स्मैक बताया गया उसमें स्मैक थी। क्या नाम है आपका? चंद्रेश। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। अब तक की तमाम बड़ी खबरों की ओर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। नागौर जिले के भेड़ गांव में अवैध खनन का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस टीम ने नाकाबंदी के दौरान 2 डंपर जब्त कर लिए। अवैध खनन परिवहन में प्रयुक्त डंपर जब्त। मौके पर खनन माफिया और पुलिस के बीच लुकाछिपी का खेल चलता रहा। जयपुर रोडवेज में कर्मचारियों के 2 माह का वेतन पेंशन नहीं, लेकिन फिजूल खर्ची और लापरवाही इतनी कि रोडवेज के 2 बलेरो, 1 इनोवा गाड़ी का एक्सीडेंट। परिवहन मंत्री व रिश्तेदारों के निजी काम गाड़ी में उपयोग। पीएम नरेंद्र मोदी रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 78वें संस्करण के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। मन की बात कार्यक्रम के दौरान पीएम ने ओलंपिक का जिक्र करते हुए मिल्खा सिंह को याद किया। इस दौरान पीएम ने कोरोना टीकाकरण को मानसून को भी लेकर विचार साझा किए। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी व दूरदर्शन पर किया गया। अजमेर खाना बदोश महिला की पत्थर से कुचलकर हत्या। अज्ञात व्यक्ति ने सर पर पत्थर मारकर की हत्या। पहाड़गंज स्थित अंबे माता मंदिर के समीप की ये घटना बताई जा रही है, जहां सीओ मुकेश सोनी मामले की जांच कर रहे हैं। महिला के शव को जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। राज्य पशु ऊँट की तस्करी का आरोप। ट्रक में ठूस कर ऊँट भरे। ट्रक में 14 ऊँट बरामद। ग्रामीणों ने रुकवाया ट्रक। पुलिस को सूचना दी। छतरगढ़ एसएचओ रतनलाल मौके पर पहुंचे। थाने में कुछ किलोमीटर दूर ट्रक पर लदे गए ऊँट। राजधानी में पेट्रोल 105 रुपए प्रति लीटर पार। लगातार पेट्रोल दाम के दावों में हो रहा इजाफा। पेट्रोल 37 पैसे और डीजल 27 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। पेट्रोल के दाम 105 रुपए 18 पैसे प्रति लीटर पहुंच गए हैं। वहीं डीजल के दाम 97 रुपए 99 पैसे प्रति लीटर पहुंच गए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया व उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर ने सरकार को फोन टैपिंग पर घेरा। साथ ही आरोप लगाया कि जासूसी व फोन टैपिंग कांग्रेस के पुराने हथियार। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के गुरु और शिष्य की मर्यादा को तार-तार करने का मामला सामने आया, जहां लगभग 60 साल के कराटे कोच ने 14 साल की मासूम के साथ ही अपनी हवस का शिकार बना डाला। पीड़िता
आरोप है कि कराटे कोच पिछले 1 साल से उसके साथ जबरदस्ती गलत काम कर रहा था और शादी करने का दबाव भी बना रहा था। अब जब वो इन हरकतों से तंग हो गई तो उसने आत्महत्या करने जैसा कदम उठाया। प्रदेश में वैक्सीनेशन पर भी जमकर सियासत हो रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ आमने सामने। प्रदेश में चल रहे वैक्सीनेशन महाअभियान के आंकड़ों पर कमलनाथ ने तंज कसा। अब सीएम ने भी ट्वीट कर कहा, कोरोना टीकाकरण में धांधली दिखाने वाले कमलनाथ अपनी आंखों के जाले साफ कर लीजिए। हर दिन लगभग 10 लाख टीके मध्य प्रदेश देश में अब भी अव्वल है। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। बीजेपी और सपा दोनों छोटे छोटे राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन के प्रयास में जुटे हैं, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने रविवार को यह साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बसपा किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और वो अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी। आज की खबरें फटाफट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 19। वही खबर हनुमानगढ़ से आ रही है, जहां कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर आ रही समस्याओं को लेकर कमेटी गठित कर दी गई है। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने ये कमेटी गठित की। आपको बता दें कि 3 सदस्यीय कमेटी का आज गठन किया गया। किसी भी समस्या का निराकरण ये कमेटी करेगी। वही खबर राजस्थान के दौसा से आ रही है, जहां दौसा में डेल्टा प्लस वायरस संक्रमण पर सफाई। सीएमएचओ डॉक्टर मनीष चौधरी ने यह स्पष्ट किया, कोविड पॉजिटिव को बिना जांच डेल्टा संदिग्ध मानना गलत है, कारण लोगों को पैनिक नहीं होना चाहिए। दूसरी आरटीपीसीआर जांच करवाई जा रही है मरीजों की। ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होने वाले अलग बात है, पर पूर्व में बहुत से कोविड मरीज आए थे। इसी हाल में जांच सैंपल पुणे भेजने के बाद परिणाम साफ होंगे। जैसा कि आज मुझे जानकारी में आया है कि दौसा जिले के अंदर डेल्टा का संदिग्ध वायरस पाया गया, मरीज पाया गया। अभी न तो स्टेट पे न ही सीएमएचओ लेवल पे इस तरह की कोई पुष्टि हुई है कि किसी मरीज को डेल्टा वायरस जैसे सिम्टम किसी के अंदर हैं। डॉक्टर आरडी मीना जो पीएमओ में हैं, उन्होंने इस तरह की आशंका व्यक्त की है कि डेल्टा वायरस का मरीज उसमें मिलते सिम्टम का मरीज है हमारे पास, जबकि आरटीपीसीआर जाँच सबकी एक पॉजिटिव है। सेकंड जांच मैंने भी कराई है, सैंपल मेरे पास ही अभी यहाँ लैब में पड़ा हुआ है। सैंपल को अगर ऐसा लगता है आरटीपीसीआर जांच उन्हें पॉजिटिव आती है तो जांच के लिए जयपुर या पुणे भेज देंगे। उसके बाद में कंफर्म होगा कि डेल्टा वायरस है या नहीं। अभी अपनी तरफ से कहना कि डेल्टा वायरस का संदिग्ध मरीज दौसा में पाया गया, ये बिल्कुल गलत है। कहीं इस तरह से पैनिक नहीं हो, अभी कहीं कोई इस तरह की पुष्टि नहीं है। जो मरीज है उसको सीरियस हुआ है वो ठीक है, और भी वायरस पहले पॉजिटिव आए थे, उनमें भी मरीज सीरियस हुए, उनमें आईसीयू में भी भर्ती रहे, डेथ भी हुई। तो उनसे ये मतलब नहीं है कि वो डेल्टा वायरस से रिलेटेड होंगे या डेल्टा वायरस होगा। तो बिल्कुल भी दौसा की जनता पैनिक नहीं हो कि ये जो मरीज है जिसका आरटीपीसीआर पॉजिटिव आया है वो डेल्टा वायरस पॉजिटिव है, डेल्टा वेरिएंट पॉजिटिव है। अभी सैंपल हमारे पास ही है। दूसरा सैंपल मैंने अभी जांच के लिए आदेश दिए, जांच उपरांत उसको सैंपल अगर पॉजिटिव आता है तो डेल्टा वेरिएंट की जांच के लिए, जीनोम जांच के लिए एसएमएस जयपुर अथवा पुणे के लिए भेजा जाएगा, तब कहीं कंफर्मेशन होगा। अभी किसी तरह का कोई कंफर्मेशन नहीं है कि अपने यहाँ पर डेल्टा वायरस का कोई संदिग्ध रोगी है या उसके इस तरह के सिम्टम पाए जाते हैं। वही खबर लालसोट से, जहां क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन पर वृक्षारोपण किया गया। लालसोट की ग्राम पंचायत निर्जरना के गांव चौखंडिया में क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ। मुख्य अतिथि भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरकेश मटलाना रहे और शिवशंकर जोशी। सरपंच प्रद्युम्न सिंह ने कहा कि हार में छुपी होती है जीत, खिलाड़ियों का हौसला अफजाई किया गया। सरपंच प्रद्युम्न सिंह ने कहा कि हार में ही जीत छुपी होती है। जनप्रतिनिधियों ने खेल के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान दिया। प्रतियोगिता समापन के बाद जनप्रतिनिधियों ने, युवाओं और बुजुर्गों ने वृक्षारोपण किया। जनप्रतिनिधि ने खेल के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण की पहल की। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। प्रदेश की राजधानी जयपुर में भूमाफियाओं की मनमानी लगातार जारी है। मनमाने तरीके से अवैध बिल्डिंगों के निर्माण से गुलाबी नगरी के नक्शे को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। हालांकि जेडीए की तरफ से कई बार ऐसे बिल्डरों के ऊपर कार्रवाई की जाती रही है, लेकिन फिर भी ऐसे बिल्डर्स उन्हें चूना लगाने से बाज नहीं आते। ऐसा ही एक मामला फिर से सामने आया है प्रदेश के देवीनगर इलाके से। प्रदेश की राजधानी जयपुर में भूमाफियाओं की मनमानी लगातार जारी है। मनमाने तरीके से अवैध बिल्डिंगों का निर्माण करके बिल्डर गुलाबी नगरी का नक्शा बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे।
हालांकि वक्त वक्त पर जयपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से ऐसे बिल्डरों पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन फिर भी बिल्डर जेडीए को चूना लगाने से बाज नहीं आते, जिसकी वजह से जेडीए को लाखों के राजस्व की हानि होती है। ऐसा ही एक मामला है राजधानी के देवी नगर से सामने आया है, जहां प्लॉट नंबर 446 में बिल्डर की तरफ से अवैध तरीके से बहुमंजिला इमारत का निर्माण किया जा रहा था, जिसकी शिकायत मिलने पर जोन 5 के प्रवर्तन अधिकारी रेवड़मल मौर्य पूरे दस्ते के साथ पहुंचे और बिल्डिंग को सीज किया। इस पूरे मामले की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी करतार सिंह। आइए उनसे जानते हैं ये पूरे मामले के बारे में और आखिर क्यों बार बार भूमाफियाओं का आतंक जमकर सामने आता रहता है। करतार देवी नगर इलाके में जो जेडीए की तरफ से कार्रवाई की जा रही है अवैध निर्माण को लेकर, इस मामले की पूरी जानकारी आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। देखिए स्वाति जी, मैं आपको कि इन दिनों गुलाबी नगरी में भूमाफियों का आतंक एक तरह फैला हुआ है, जो कोरोना महामारी को देखते हुए भी ये लोग अवैध निर्माण से बाज नहीं आ रहे। ऐसे में जेडीए ने यानी अवैध निर्माणकर्ताओं पे जो बहुमंजिले जो बिल्डिंग बनाई है उन पर पूरी तरह शिकंजा कस रखा है, फिर भी भूमाफिया अवैध निर्माण से बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही मामला जो देवी नगर में आया है, ये बहुत पुराना मामला है और ये मामला चलते हुए करीब साल भर होने में आ गई। इस पे यानी कई बार 1 से 2 बार नोटिस भी दे दिया, फिर भी यानी भूमाफिया कहो या बिल्डर कहो या अवैध निर्माणकर्ता कहो, ये अवैध निर्माण से बाज नहीं आ रहे। मजबूरन जेडीए प्रवर्तन अधिकारी ने इनको यानी शिकायत होने के बावजूद फिर नोटिस दिया, नोटिस का भी इन लोगों में कोई असर नहीं है। फिर जैसे ही जेडीए में दोबारा शिकायत जाती है इस अवैध निर्माण की, तो जेडीए के जाब्ते के साथ जोन प्रवर्तन 5 के जो अधिकारी है रेवड़मल मौर्य जी, वो मौके पे पहुंचे, वहां जाके देखा तो कार्य चालू था। फिर कार्य को तुरंत प्रभाव से सीज किया इस अवैध बिल्डिंग को। जी करतार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Good morning and welcome to News 19. Let's have a quick look on big news so far. The twin explosion at the Jammu airport today morning were likely triggered by the remote control drone. Adding the FIR for the sabotage has been registered. Sources believe that the blast could be drone attack since the patrol party at the Jammu technical area saw a light blink in the air when they rushed to the spot. An explosion occurred in which 2 people sustained minor injury. The combining ops did not result in apprehension of anyone. The Bahujan Samaj Party will fight the upcoming Uttar Pradesh and Uttarakhand election alone, party chief Mayawati said on Sunday amid report of tie-ups. Mayawati's clarification come amid reports of Baspa former UP cabinet minister Om Prakash Rajbhar led sub-held BJP and Hyderabad-based All Masjid Muslim coming together under the umbrella of Bagidari Sankalp Morcha to contest 2022 UP Assembly polls. There was a buzz in political circle. Mayawati and AIMIM head Asaduddin Owaisi was held several rounds of talk, and the latter is coming to the Lucknow next month to formalize the alliance. The use of drones to carry out 2 blasts at Jammu Kashmir airport early on the Sunday morning seems to be an attempt by Pakistan to repeat the 2016 terrorist attack on the Indian Air Force base Pakistan Pathankot. Initial probe suggests Jammu airport blast, in which 2 people were injured, is an attempt from across the border in 2016. 4 to 6 terrorists suspected to affiliate with the Jaish-e-Mohammed terror outfit had been launched a suicide attack on the Pathankot airbase. Preliminary investigation into the case of murder of 24-year-old man and grievous assault on the wife in Dwarka. The Delhi police have found a letter that had reportedly written on the cops seeking protection, as they are eloped and got married in August last year. 19-year-old Kiran and sought a letter on the Sonipat senior superintendent of police where she described her family's objection to their love marriage. The Indian Express reported, "My family is opposed in this relation. On getting a chance, I ran away from the house, my free will, and got married as per Hindu rites and ceremonies on 13th. We are living as husband and wife out of our free will. However, my family has been threatening us and may also lodge false complaint against us." Pop star Britney Spears recently spoke out against her conversationship in court 13 years after it was implemented in 2008. The singer talked about the abusive conversationship and made one very big revelation. Britney said that she had contraceptive device in her body that she is not allowed to take out. This grave rhymes to the worldwide discussion of women's autonomy over their bodies. Now, Britney's ex-boyfriend, who dated her for over 2 years, said that the singer wanted a daughter but was not allowed to have another child. What she wants more than anything is to have a baby girl. They kept her from that. They told that she had to do Vegas shows instead.
लंगड़ा आम की कहानी शुरू करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि इसकी पैदावार उत्तर प्रदेश के बनारस में शुरू हुई थी। आम की ये वैरायटी करीब 300 साल पुरानी है। लंगड़ा आम अपने अद्भुत स्वाद की वजह से दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन इसका नाम लंगड़ा कैसे पड़ा, इसके बारे में शायद बहुत कम लोगों को जानकारी होगी। आज हम आपको लंगड़ा आम की कहानी बताने जा रहे हैं। इसके अलावा हम इसके पैदावार के बारे में भी अहम जानकारी देंगे। लंगड़ा आम की कहानी शुरू करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि इसकी पैदावार उत्तर प्रदेश के बनारस में शुरू हुई थी। आम की ये वैरायटी करीब 300 साल पुरानी है। बताया जाता है कि बनारस में स्थित भगवान शिव के एक मंदिर में पुजारी हुआ करते थे। उनके पैर खराब थे। पुजारी की इस दिव्यांगता के कारण ही लोग उन्हें लंगड़ा पुजारी के नाम से जानते थे। एक बार की बात है, एक साधु मंदिर में ठहरने के लिए आए और उन्होंने वहां आम के 2 पौधे लगा दिए। साधु ने पुजारी से कहा कि जब पौधा बड़ा होकर पेड़ बन जाएगा और फल देना शुरू कर देगा तो इसका सबसे पहला फल भगवान शिव को अर्पित किया जाए। इसके अलावा साधु ने पुजारी से ये भी कहा कि वो इस पेड़ का फल किसी और को नहीं देंगे। कई साल बाद जब पेड़ ने फल देना शुरू किया तो पुजारी ने उन फलों का सबसे पहला भोग भगवान शिव को लगाया। हालांकि कुछ समय बाद बनारस के राजा ने भी पुजारी से आम के लिए बात की, जबकि साधु ने उन पेड़ों को आम देने से मना किया था। मंदिर का आम जैसे ही राजा के पास पहुंचा वो धीरे धीरे पूरे बनारस में मशहूर हो गया और लोग उसे पुजारी की दिव्यांगता को देखते हुए लंगड़ा आम कहने लगे, जिसके बाद से आम की इस वैरायटी का नाम ही लंगड़ा पड़ गया। भारत में लंगड़ा आम की पैदावार मुख्यतः उत्तर प्रदेश में होती है। वही खबर फुलेरा से आ रही है, जहां अज्ञात युवकों का घिनौना कृत्य सामने आया है। आपको बता दें कि बेजुबान पशुधन का गला रेत कर मार डाला गया। आपको बता दें कि भैंस चुरा कर सुनसान जगह गला रेत कर उसे मार दिया गया। चारवाहे के देखने पर मौके से फरार कातिल हो गए। घटना के बाद ग्रामीणों में रोष, मौके पर जमा लोग हो गए। मांस निकाल कर कसाई को बेचने की फिराक में था ये युवक। क्षेत्र में ग्रामीणों ने बताया कि अनेक पशुधन गुम हो चुके हैं। सूचना पर सांबर पुलिस मौके पर पहुंची है, वहीं जांच में जुट गई है। सांबर थाने के नलियासर तालाब के पास की ये घटना बताई जा रही है। आपका नाम क्या है? रवि। आपने क्या देखा यहाँ पे? यहाँ पे 2 बावरी लड़के हैं, गाय चराने आया था मैं तो, लेकिन मैं फिर क्या यहाँ आया ना तो वो देख के मेरे को बग गए कि इस भैंस को काटते हुए देखा। जो भैंस को काट रहे थे वो? हाँ, भैंस को काट रहे थे। फिर क्या ये कट्टे बोतल सब यहीं रख के छोड़ के बग गए। ठीक है। गिलास जी, जो आज नरियासल के अंदर जो कृत्य किया है बागरे जाति के, जैसे गाँव वाले बता रहे हैं, तो इस मामले में आप क्या कार्रवाई रहेगी? ये बता ही रहे हैं, जिसके खिलाफ पाया गया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये जिसके खिलाफ भी जुर्म पाया गया ना ये इस बारे में, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। वही खबर भीलवाड़ा से आ रही है, जहां जहाजपुर क्षेत्र में पर्याप्त पानी की आपूर्ति नहीं होने से ग्रामीण प्यास से आतुर है। वहीं दूसरी ओर वाटर पॉइंट पर टोटी नहीं होने की वजह से हजारों लीटर पानी यूं ही व्यर्थ बर्बाद हो रहा है। जहाजपुर क्षेत्र के अधिकांश इलाकों में पर्याप्त मात्रा में जलापूर्ति नहीं होने से लोग पानी को तरस रहे हैं। वहीं चंबल परियोजना द्वारा लगाए गए वाटर प्लांट में टोटी नहीं लगाने की वजह से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। यह मामला जहाजपुर क्षेत्र के आमलदा ग्राम के चंबल परियोजना के वाटर पॉइंट का है। आमजन की सुविधा के लिए तो चंबल परियोजना वालों ने वाटर पॉइंट लगा दिए, लेकिन वाटर पॉइंट पर वॉल नहीं लगाने से 24 घंटे पानी व्यर्थ बह रहा है, जो चंबल परियोजना की घोर लापरवाही को दर्शाता है। दूसरी ओर ग्राम खजूरी वासियों ने कहा कि पिछले 6 दिनों से हमारे गांव में पीने को पानी नहीं आ रहा, जिससे ग्राम वासियों में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वही खबर छिपा बड़ौद से आ रही है, जहां क्षेत्र के प्रसिद्ध मंदिर में एक युवक और युवती ने शराब पीकर श्रद्धालुओं पर हमला कर दिया। सारथल काकोनी गणेश मंदिर पर नशे में धुत महिला पुरुष ने युवकों पर हमला कर दिया। पूछताछ करने पर महिला व पुरुषों पर पत्थरों से जानलेवा हमला कर कार नंबर RJ17 CB 2884 स्विफ्ट, जो कि झालावाड़ के बताए जा रहे गाड़ी नंबर के आधार पर है। गौरतलब है कि थोड़ी कहासुनी होने पर महिला पुरुष ने गणेश मंदिर पर आए श्रद्धालुओं, युवकों, महिलाओं, पुरुषों पर पथराव किया, जिससे कि कई लोग घायल हो गए। वहीं महिला सब पर कर रही थी पथराव। गणेश मंदिर पर महिला पुरुष ने हंगामा कर दिया।